चलिए आज बात करेंगे सुजननकी के बारे में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपको 2 नंबर दे के जाएगा। आप मॉडल पेपर उठा के देखेंगे तो आपको हमेशा ये मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं सुजननकी क्या होता है, ठीक है। देखिए होता क्या है, सुजननकी मतलब अच्छा जनन, है ना। मतलब हम एक ऐसे समाज की स्थापना करें जिसमें अच्छे गुणों वाले ही जीव पाए जाएं। मान लेते हैं, आप देखते हैं हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे मतलब आपसे कहें वो मानसिक रूप से, है ना, मतलब जो रोगी मानसिक रूप से रोगी हो सकते हैं, शारीरिक रूप से रोगी हो सकते हैं, तो कुछ ऐसा किया जाए कि उनमें परिवर्तन हो जाए। समझ रहे। सुजननकी क्या होता है कि अच्छे गुणों को ही आगे बढ़ने देना। मतलब जो खराब गुण है, अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति मूर्ख है या मंद बुद्धि का है, तो उसकी आने वाली संतान को क्या हम मंद बुद्धि होने से बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते, क्या करना है। तो अच्छे गुणों को अगली पीढ़ी तक ले जाना या अच्छे गुणों को आगे प्रोत्साहित करना ही क्या कहलाता है, सुजननकी कहलाता है। इसके जन्मदाता यानी कि इसके जनक सर फ्रांसिस गैल्टन हैं। नाम जरूर याद रखेंगे, पूछा जाता है कि सुजननकी के जन्मदाता कौन है, तो सर फ्रांसिस गैल्टन है। क्या होता है सुजननकी, हम समझ गए कि हमें क्या करना भाई, अच्छे गुणों को, मतलब जैसे हम भारत की बात कर ले तो अगर मान लेते या आपके किसी विशेष क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मंद बुद्धि या पागल मूर्ख टाइप के लोग रहते हैं, तो ऐसा किया जाए कि उनके आने वाली संतानों को हम मूर्ख होने से बचा सकते हैं, है ना। क्या क्या विधियां हैं, कौन कौन से तरीके हैं, कैसे हम उन्हें अपना सकते हैं, क्या वो सही है कि गलत है, वो हम पढ़ेंगे। बात समझते हैं, ये 2 तरीके से हम कर सकते हैं। सुजननकी की 2 तरीके की विधियां होती हैं। नंबर 1 हम जानेंगे स्वीकारात्मक, स्वीकार करना, मतलब दोनों लोग, मतलब मेल फीमेल दोनों लोग के, मतलब एकदम आसान समझो, मेल भी चाहे कि हाँ शादी इससे मेरी कर दी जाए, फीमेल दोनों में किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो होती है स्वीकारात्मक, लव मैरिज वाली, ठीक है, एकदम आसान। फिर बाद में भले ही कूटे जाए वो अलग बात है। स्वीकारात्मक के लिए क्या करना पड़ता है, स्वीकारात्मक में कई चीजें आती हैं। पहला होता है जीवन साथी का उत्तम चुनाव। जीवन साथी का उत्तम चुनाव का मतलब समझते हैं, हम शादी करने वगैरह, जब कोई शादी करने जाता है ना, तो क्या देख के आता है हाँ चेहरा उसका ठीक है, वेरी गुड, अच्छी पर्सनालिटी अच्छी है, ठीक ठाक 2-4 गोदरेज दे दे, फॉर्च्यूनर दे दे, बस हम ये छोटी छोटी चीज़ें देख के आते हैं। मैंने आपको बताया इन फ्यूचर जब कभी शादी होगी तो ब्लड ग्रुप चेक किया जाएगा, क्रोमोसोम चेक किया जाएगा, है ना, डीएनए टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद शादियां की जाएंगी। आज अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि जब हम जैसे जैसे एजुकेशन, जैसे जैसे शिक्षा आगे बढ़ेगी, हम हर चीज़, हर पहलू को जानते चले जाएंगे। पहले कैसी शादियां होती थी, पहले बाबा की शादियां होती थी, खाली दे जाते थे, मुट्ठा से गिन के आ जाते थे, जो दुल्हन है वो 2 मुट्ठा की, ठीक है मैं देख क्या गया। फिर पता चला जब वहाँ मुंह खोला गया तो दुल्हा बेहोश, अजीबो गरीब जीव आ गया, कौन सा आ गया भैया, खोजे वो है ना। लेकिन अब क्या है, अब हम केवल देखिए, अब तो भाई जैसे जैसे एजुकेशन हो रहा है ना, हर आदमी खुल सा गया, मतलब हर आदमी को मालूम है कि शादी इसे करनी है, रखना इसे है, रहना इसके साथ है। इन दोनों को आपस में मिल जाना चाहिए, दोनों आपस में बात कर लें, क्या दोनों एक दूसरे को अगर लगता है कि ठीक ठाक है भाई, केमिस्ट्री इनकी हो सकती है, मिल सकते हैं, ये अच्छे, मतलब इन दोनों के गुण मिल रहे हैं, कुछ नहीं बाबा आते, बाबा पतरा खोल के बता देंगे भैया 3600 गुण मिल रहे हैं, अब पता चला शादी एक बहाने भर कूटना चालू, अब कुल गुणे गड़बड़ा गया है कि नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं, इन फ्यूचर क्या होगा, सुजननकी को सभी लोग अपनाएंगे। सुजननकी में पहला पॉइंट आता है स्वीकारात्मक, मतलब दोनों लोग, मतलब मेल फीमेल दोनों स्वीकार करें, है ना, उसके बाद शादी हो या जनन हो तो उसे हम बोलेंगे स्वीकारात्मक सुजननकी। उसके अंतर्गत हम 3-4 पॉइंट पढ़ेंगे। पहला होता है कैसे स्वीकारात्मक सुजननकी में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो पहला आता है जीवन साथी का उत्तम चुनाव। इसका मतलब क्या होता है कि हमेशा एक सही जीवन साथी का, मतलब जिस व्यक्ति का, जैसे शादी करनी है तो दोनों व्यक्ति, मतलब मेल फीमेल, दूल्हा दुल्हन ठेठ भाषा में, है ना, दोनों का क्या उत्तम क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के होनी चाहिए। जैसे आप फसल या कोई बीज लेने जाते हैं ना, गांव में कहते हैं बेंगा लेने जा रहे हैं भाई, तो आप क्या लेने जाते हैं, उच्च, आप वहां जाएंगे दुकानदार से कहेंगे बढ़िया वाला दीजिएगा, पता नहीं क्या देते हैं, जंबा नहीं करता है, वैसे ही वो भी तो बीज है। ठीक उसी प्रकार से आप, अगर हमें एक समाज में एक अच्छे संतान को, एक अच्छे जीव की उत्पत्ति करनी है, तो अगर ये पूर्वज यानी कि उसके जो माता पिता रहेंगे वो अच्छे, उनके अंदर अच्छा जीन होगा, अच्छा गुणसूत्र होगा, अच्छा लक्षण होगा, तभी ना अगली पीढ़ी में अच्छा लक्षण जाएगा।
आनुवांशिक लक्षण हम पढ़े हैं कि हम आनुवांशिक लक्षण पढ़े हैं कि हमें हमेशा अपने माता पिता से कुछ लक्षण मिलते हैं। तो जब माता पिता पूरे गड़बड़े होंगे तो संतान में कैसे लक्षण जाएंगे, खराब लक्षण जाएंगे। तो हमें उसे ही तो बचाना है। तो हमें करना क्या है कि एक अच्छे जीवन साथी का चुनाव करना है। मतलब ऐसा नहीं कि केवल शक्ल देख के शादी कर ले, लड़की अगर लंबी है तो बस लंबा दूल्हा मिल गया, मामला ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है ना। हमें केवल शक्ल देख के नहीं करनी, दहेज देख के नहीं करना, ठीक है। दहेज हमारे सिस्टम का, हमारे भारत में एक बहुत ही मतलब समझिए ना एक कलंक के तौर पे माना जा रहा है। हालांकि देखिए, जब अपनी लड़की की शादी होती है तो कहते हैं दहेज लेना पाप है, लड़का की शादी है तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो रीति रिवाज है ना भाई। देखिए, अगर दोनों पहलुओं से आप देखेंगे तभी आप उसको, अगर आप उसे इग्नोर करना चाहते हैं तो पूरी तरह से इग्नोर कीजिए, उसे हटा दीजिए, बैन करवा दीजिए। हालांकि बहुत सारे कानून है ना, मतलब दूल्हा तो जईबे करेगा, बढ़ती हो 40 मिला जाएंगे। जो नया कानून है उसके हिसाब से अगर आप दहेज लेते हैं तो अब दूल्हा तो जाएंगे ही, साथ ही साथ वो जो ननद होती है ना, जो डेंजर जीव होती हैं, वो नन्ने भी जाएंगी। और सबसे खतरनाक ये कुछ होती है, समझ रहे हैं क्यों होती है। अगर वो अपने मतलब लड़की की शादी, ननद की शादी, वो अपने घर जाएगी तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं, वहाँ उसको ननद एकदम बहन जैसी चाहिए। और अपने घर अगर भाभी आई है तो उसको कैसी चाहिए, पता नहीं क्या कुछ लेके आई है, कुछ लेके ही नहीं किया। तुम क्या लेके गई हो, जहाज लेके गई हो? नहीं, अपने लिए भैया जो चीज़ हम चाहते हैं। या किसी वो फेसबुक पे किसी लड़की ने कमेंट किया था कि अगर माता पिता को पालने की जिम्मेदारी लड़कियों को दे दी जाती तो वो क्या करते, घर स्वर्ग बन जाता। हाँ भाई चलो ठीक है, हम एग्री कर रहे हैं। लेकिन अगर वही लड़कियां जब शादी हो जाती है तो बहू बन के जिसके घर जाती हैं, अगर उस मतलब दूल्हे के माता पिता को अपना माता पिता समझ के अगर सेवा करे तो घर स्वर्ग नहीं होगा? तब भी होगा, लेकिन तब जब तक है ना, जब तक वो भाई भाई साथ रह रहे थे कोई दिक्कत नहीं था। 24 साल 25 साल जो भी रहे होंगे, शादी होने के बाद वही अलग क्यों होते हैं? उसके पहले तो अलग नहीं हुए। कुछ पता नहीं कौन बोल्ट कसते हैं, कुछ मिस कर जाता है, नट है ना। तो जीवन साथी का उत्तम चुनाव का मतलब अच्छे लक्षणों वाले जीव, जो मतलब मेल में भी अच्छे गुण होने चाहिए, फीमेल में भी होने चाहिए, उनकी शादी करवानी चाहिए अच्छे जीवन साथी का चुनाव करके। दूसरा पॉइंट क्या करना है, उत्तम जनन द्रव्य। ये देखिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उत्तम जनन द्रव्य का मतलब क्या होता है, हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शादी मतलब एक उम्र के बाद, हर चीज़ की एक उम्र होती है। शादी हमारे देश में है ना, जो कानून है उसने भी निर्धारित कर दिया कि 25 साल तक आप शादी कर ले। लेकिन कुछ ऐसा सिस्टम भी हमारे यहाँ है, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नौकरी के लिए शादी नहीं करते, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मन ही नहीं करता, कुछ लोग जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं, है ना। कुछ लोग की मजबूरी है शादी ना करना, कुछ के घर बहन होती है तो सोचते हैं बहन की शादी के बाद शादी करें। कई अलग अलग पहलू होते हैं लोगों को। लेकिन होता क्या है कि उत्तम जनन द्रव्य वो एक, जैसे 25 साल उम्र है तो 25 के बाद 32 साल, तो जो वीर्य होता है, जो सीमन होता है, वो क्या होता है, उसके अंदर अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता नहीं रह जाती, तो जो संतान बनेगी उसके अंदर अच्छे लक्षण नहीं आएंगे। तो ये भी एक पहलू है किसका, सुजननकी का। हमें एक उम्र, जो उम्र निर्धारित की जाती है, साइंटिफिक उम्र भी होती है, उसके अंदर ही हमें अंडर ही शादी कर लेना चाहिए। उसके बाद करेंगे तो भी संतान में कोई है ना, कुछ प्रभाव, मतलब कुछ प्रभाव हो सकता है, कुछ अलग लक्षण वो कुछ अलग हो सकता है। क्योंकि जो जनन द्रव्य या जिसको वीर्य हम बोलते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन, कुछ चेंजेज आ सकते हैं, डीएनए में कुछ परिवर्तन हो सकता है। हालांकि हम जानते हैं जो परिवर्तन होता है वो कई तरीके का हो सकता है, भौतिक हो सकता है, उस परिवर्तन जानते हैं ना, भौतिक कारण की वजह से हो सकता है, किसी रासायनिक कारण की वजह से भी हो सकता है। तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें एक अच्छे क्वालिटी के जीवन साथी का चुनाव करना है। शक्ल देख के ना जाना कि अच्छा लग रहा है बस ठीक ठाक है, फिर लेकर क्यों नहीं आएगा बेटा मजबूत से, ठीक है। उत्तम जनन द्रव्य का मतलब एक लिमिट, एक उम्र में शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद क्या होता है, जननिक चयन, ठीक है। जननिक चयन का मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ तो अभी वो वाला कल्चर नहीं चल रहा। कुछ ऐसे देश हैं जहाँ अच्छे व्यक्तियों के वीर्य को, जैसे आप गाय वगैरह देखते हैं ना, क्या किया जाता है, सीमन गर्भाधान, है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी, आपने पढ़ा है ना, आपने देखा ना, तुषार कपूर के घर एक लड़का पैदा हुआ, प्रियंका चोपड़ा, निक जोहानसन, देखा है नहीं। वो क्या है, अच्छे क्वालिटी के सीमन से किसी जीव की उत्पत्ति की जा सकती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसका सीमन बहुत अच्छा है, विकी डोनर एक मूवी है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं और किसी में भी, किसी के गर्भाशय में प्रवेश करा के एक अच्छे क्वालिटी का जीव उत्पन्न कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना।
तो ये जननिक चयन में आएगा। उसके बाद है जीन सर्जरी। जीन सर्जरी क्या होता है, मान लेते हैं कोई ऐसे शादी कर दी गई, तो मान लेते हैं किसी, चाहे माता की बात करें या पिता, चाहे मेल की बात करें चाहे फीमेल, किसी के डीएनए में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके डीएनए में हम परिवर्तन कर सकते हैं। जब आप पढ़ेंगे जीन इंजीनियरिंग तो उसमें आपको बताया जाएगा। हम क्या करेंगे, जीन सर्जरी, उसके डीएनए में परिवर्तन कर देंगे तो उसकी संतान, मान लेते हैं माता पिता को कोई रोग है तो उसकी संतान, उसके डीएनए में हम परिवर्तन कर देंगे तो संतान में वो लक्षण उत्पन्न नहीं होंगे। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अगला टॉपिक है चिकित्सा इंजीनियरिंग, है ना। जैसे जीन इंजीनियरिंग है ठीक उसी प्रकार से चिकित्सा इंजीनियरिंग है। इसमें केवल करना क्या है कि हम लक्षणों को ही क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। मतलब अगर माता पिता में कोई लक्षण है, यहाँ हमने क्या किया था, जीन सर्जरी में हमने क्या किया था, डीएनए में परिवर्तन किया था, खत्म नहीं किया था, परिवर्तन किया था। जबकि चिकित्सा इंजीनियरिंग में हम क्या करेंगे, हम उस लक्षण को ही पूरी तरह से क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। मतलब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हम क्या करेंगे, उस लक्षण को ही पूरी तरह से क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो वो अगली पीढ़ी में जाएगा ही नहीं। मान लेते हैं अगर किसी माता पिता में कोई रोग है ना, कोई कारक है, कोई भी प्रभाव है किसी अलग चीज़ का, कोई गलत प्रभाव है, तो हम उसको क्या करेंगे, पहले ही उसके माता पिता में भ्रूण के निर्माण से पहले ही हम उसे नष्ट कर देंगे। तो जो संतान, जो भ्रूण बनेगा उसमें वो लक्षण प्रकट ही नहीं होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझेंगे। इन फ्यूचर इसका हम इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है निषेधात्मक। अगर मान लेते हैं इनमें से कोई चीज़ नहीं होता तो हम इस तरीके से सुजनन की, मतलब देखिए सुजनन की का मतलब जनन माने उत्पन्न, अच्छे जीव की उत्पत्ति हम कैसे कर सकते हैं। तो पहले अच्छे जीवन साथी का चुनाव हम कर सकते हैं, उत्तम जनन द्रव्य का अधिक उपयोग कर सकते हैं, जनन की चयन अवेलेबल है, जीन सर्जरी हम करवा सकते हैं, चिकित्सा इंजीनियरिंग हम करा सकते हैं। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो हम नीचे वाले पहलुओं पे ध्यान देंगे। निषेधात्मक सुजनन की, उसमें हमें क्या करना है, वैवाहिक प्रतिबंध। ऐसे व्यक्ति जो मूर्ख हैं, पागल हैं, दिवालियां हैं, है ना, जो मांगोलिक बेवकूफ़ वगैरह हैं, मतलब जिनमें कोई प्रॉब्लम है, आनुवांशिक प्रॉब्लम है, कोई रोग है, उनका विवाह ही नहीं करना चाहिए। प्रतिबंध लगा देना चाहिए, सरकार को ऐसा कानून लाना चाहिए कि उनकी शादी ही ना हो। जब शादी नहीं होगी, मान लेते हैं भाई अगर वो पानी आप चला रहे हो, पाइप से पानी इधर उधर बह रहा है, तो क्या करेंगे, ट्यूबवेल में बंद कर दो। ट्यूबवेल बंद कर देंगे तो ना प्रेशर आएगा ना पानी गिरेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना, वैवाहिक, ऐसे व्यक्ति जो मूर्ख हैं, पागल हैं, दिवालियां हैं, कोई रोगी हैं, उनके विवाह पर ही क्या कर देना चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए। और प्रतिबंध लगा देंगे तो उनके लक्षणों का आगे विकास ही नहीं होगा। अब किसी पागल व्यक्ति की शादी होगी तो उसकी जो संतान होगी उसके अंदर उसके लक्षण जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो जाएंगे तो उसकी संतान भी क्या होगी, पागल होगी। अब पागल होगी तो सरकार उस पर फिर इन्वेस्ट करेगी, उसको सुधार करेगी। कुपोषण, पोलियो, कई सारे रोग, रिकेट्स, टीबी, कई रोग उसको हो सकते हैं जिसमें सरकार को पैसे फिर इन्वेस्ट करने होंगे, फिर कई योजनाएं चलानी होंगी। तो इससे अच्छा भाई कि ना वो पैदा होगा, ना उसकी शादी होगी, ना कोई लड़का पैदा होगा, ना पैदा होगा तो ना सरकार को कोई पैसा इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है। दूसरा, पृथक्करण। अगर ऐसे व्यक्ति समाज में पाए जाते हैं तो उनके लिए उन्हें अलग कर देना चाहिए, मतलब समाज से एक अलग समाज बनाना चाहिए जिसमें उन्हें रखना चाहिए। उनकी शादी तब भी नहीं करनी है, अगर शादी आप करेंगे तो संतान पक्का पैदा होगी। कंट्रोल तो जनबे करते हो, यह देख रहे हैं 1 साल में लगे हैं भाई साहब, शादी को 1 साल नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ, लगे हैं। ठीक है, फिलहाल बात समझते हैं। जनसंख्या देख रहे हैं ना कितनी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि भाई पढ़े लिखे लोग तो ऐसा कर रहे हैं। सरकार ने कहा है 2 बच्चे लाइए, लेकिन 2 बच्चे में कहाँ संतोष, एक मर गया तब का होगा। अरे भैया पहले सोचो ना यार, ना 2 लड़के पढ़ाने में वाट लग जाएगी आपकी, समझ रहे हैं। 2 लड़कों के पढ़ाने में, अगर ढंग के 2 लड़कों को आप पढ़ाइए तो आपके बहुत खर्चे हैं। और केवल पढ़ाना ही तो नहीं है, घर भी मेंटेन करना है, समझ रहे हैं। मांग बढ़ गई अगर तो समझ लो। आगे पृथक्करण समझ में आ गया। पृथक्करण में क्या करना है, उन व्यक्तियों को जिनमें अच्छे लक्षण नहीं है उन्हें समाज से अलग कर देना चाहिए, है ना। उनके लिए एक अलग समाज आप क्रिएट करें, बनाएं, उन्हें जो उचित व्यवस्था है वो दी जाए। लेकिन उन्हें ऐसा नहीं कि भाई इन्हें गलत निगाह से देखें, वो उनकी गलती थोड़ी है। अगर हमारे अंदर कोई रोग है, कोई कमी है, तो वो हमारी गलती थोड़ी है। हाँ, कुछ गलतियाँ हमारी वजह से होती हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे वंध्याकरण, नसबंदी जिसे बोला जाता है। अगर ऐसे व्यक्ति हैं, शादी हो गई है, तो क्या कर देना चाहिए, नसबंदी। नसबंदी में हम जानते हैं क्या करते हैं। नसबंदी में अगर पुरुष है तो उसका क्या बांध देते हैं, वृषण वाली नली बांध देते हैं। अगर मादा है तो क्या बांध देते हैं, उसका टेस्ट क्या बांध देते हैं, उसका भाई शुक्र वाहिनी बांध देते हैं। पुरुष की बात करें तो वृषण नलिका को हम बांध देते हैं, काट के उसे लपेट देंगे। तो जब कभी भी वो संकीर्ण पद तक नहीं पहुंचेगा,
अब यहाँ से शुक्राणु तो निकलेगा नहीं, अगर वृषण नली को हम काट के बांध देंगे तो शुक्राणु बनेगा, तो समझ रहे हैं ना, शुक्राणु बनेगा तो, लेकिन वो कहाँ तक नहीं जाएगा, वो संकीर्ण पद तक, मतलब मादा जननांग तक नहीं जाएगा। और दूसरा होता है अंडाशय में अंडाणु तो बनेगा, लेकिन जब अंडवाहिनी को हम काट देंगे तो कभी भी वो कहाँ नहीं पहुँचेगी, संकीर्ण पद। जब तक वो दोनों मिलेंगे नहीं, जब तक निषेचन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन जब तक नहीं होगा, तब तक कोई नई संतान की उत्पत्ति होगी ही नहीं। तो वंध्याकरण के द्वारा हम कर सकते हैं। दूसरा होता है संतति नियंत्रण। ठीक है, अगर मान लेते हैं एक संतान हो भी गई तो बस वहीं कंट्रोल करवा देना, बेटा बस रहने दो, तुम्हारा लड़का ना ढंग का होगा। समझ रहे हैं, मतलब संतति नियंत्रण की विधि को भी हम क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। सुजननकी के अंतर्गत इतने टॉपिक आते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना केवल आपके सिलेबस के लिए बल्कि आपके जीवन के लिए भी, कि हमें क्या करना है। पॉइंट समझ लेते हैं फिर से सरसरी निगाह से। जो सुजननकी होती है उसकी खोज किसने किया था, उसके जन्मदाता की बात करें तो सर फ्रांसिस गैल्टन ने किया था। इसे इनका जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे कैसे, दो तरीके की, दो कैटेगरी में हम रख सकते हैं। एक स्वीकारात्मक, मतलब दोनों राजी हो, दूसरा होता है निषेधात्मक, जो जबरदस्ती एक तरह से कहे करना है। क्या करना है, एक अच्छे जीवन साथी का हम चुनाव कर सकते हैं, उत्तम जीवन द्रव्य का अधिक उपयोग करना चाहिए, जनन की चयन, बहुत सारे ऐसे है ना सीमन है, बैंक बने हुए हैं जहाँ पे इन्हें इकट्ठा करके रखा जाता है, वहाँ से हम अच्छे जीन की, हम अच्छे वीर्य की या अच्छे जनन द्रव्य की ले सकते हैं, उसको उससे नई जीव की उत्पत्ति कर सकते हैं, जीन सर्जरी कर सकते हैं, है ना, मतलब डीएनए में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, आनुवांशिक जो लक्षण है उनको हम समाप्त कर सकते हैं, किसके द्वारा, चिकित्सा इंजीनियरिंग के द्वारा। ठीक है, निषेधात्मक सुजननकी में वैवाहिक प्रतिबंध, ऐसे लोगों में अगर कोई रोग हो तो उन्हें हम क्या कर दें, प्रतिबंधित कर दें, उन्हें समाज से अलग करके एक अलग समाज बनाएं, वंध्याकरण यानी नसबंदी कर दें। और चौथा पॉइंट है संतति नियंत्रण करके, इतने तरीके से हम सुजननकी को बढ़ावा दे सकते हैं। क्लियर है? बेस्ट ऑफ लक।